हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट लिखना भी ना भूलें। नमस्कार, वेलकम टू खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी के खुश रहने की बहुत उम्मीद करता हूं। तो देखिएगा, मैं बलबीर सिंह खुराना आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लगातार शिक्षण विधियों की बात करते हुए हमने लगभग सारी शिक्षण विधियां हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। और आज की जो हमारी शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, तो ये मौर्य मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इस शिक्षण विधि को प्रारंभ करने से पहले हम आपको मौर्य मॉन्टेसरी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, और वो भी विस्तार के साथ। ज़रा आप लोग पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। विधि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। साइकोलॉजी के अंतर्गत 50% सिलेबस, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे गणित की हो, चाहे सामाजिक अध्ययन की हो, चाहे विज्ञान की हो, प्रत्येक विषय के अंतर्गत शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों ना हम इन शिक्षण विधियों को एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हुए आज हम मौर्य मॉन्टेसरी का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले हम मौर्य मॉन्टेसरी जो है उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, मौर्य जो मॉन्टेसरी हैं उनके अगर हम जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म 1870 ईस्वी के अंतर्गत इटली के एक संपन्न तथा सुशिक्षित परिवार में हुआ था। मौर्य मॉन्टेसरी ने व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त की और 1894 ईस्वी में मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रोम यूनिवर्सिटी से चिकित्सा में एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। इसके उपरांत इसी विश्वविद्यालय में उन्हें मंदबुद्धि के बालकों की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। इस कार्य के संपादन के दौरान उन्हें यानी उनकी रुचि शिक्षण पद्धति में जाग गई। तो ये मौर्य मॉन्टेसरी का आप लोग जीवन परिचय याद रखें कि उनका जन्म 1870 में हुआ, इटली के अंतर्गत एक संपन्न शिक्षित परिवार में हुआ, और मात्र 24 वर्ष की अवस्था में 1894 ईस्वी में उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में रोम यूनिवर्सिटी से एमडी की उपाधि ग्रहण की थी। आगे बात करते हैं। अब जब मौर्य मॉन्टेसरी जी ने शिक्षण के प्रति रुचि जगाई अपनी, तो उन्होंने पाया कि मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनके पिछड़ेपन का कारण उनकी ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना बताया। मॉन्टेसरी ने अनुभव किया कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति की एक प्रमुख कमी है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि के समान शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। एक ही विधि से यदि हम बच्चे को ज्ञान देंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसी स्थिति में मंद बुद्धि के बालकों का पिछड़ना स्वाभाविक है। परंपरागत विधि में इन पिछड़े विद्यार्थियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय पर। तब जाकर के मौर्य मॉन्टेसरी ने इनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग भी किए, और उनके द्वारा विकसित की गई है शिक्षा एवं प्रशिक्षण की विधि किस नाम से जानने लगी? मौर्य मॉन्टेसरी, यानी मॉन्टेसरी विधि के नाम से जाने लगी। तो इसके विस्तार के बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार। इसके शिक्षण विधि को पढ़ने से पहले आपको इसका जीवन परिचय पूरी तरीके से याद होना चाहिए। आप लोग कौन और पेन और कॉफ़ी लीजिएगा, सभी विद्यार्थी अपने अपने नोट्स बनाइएगा शिक्षण विधियों के, ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तो आपको कोई परेशानी पड़ने में नहीं हो। आपको इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त हो जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आगे मौर्य मॉन्टेसरी के विधि के यानी मॉन्टेसरी के उपयोग से पिछड़े बालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से गति प्राप्त की थी शिक्षा के क्षेत्र में, और इटली की सरकार ने मॉन्टेसरी की सफलताओं को देखते हुए उन्हें बाल गृह का अध्यक्ष चुना गया। हाउस ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल गृह का अध्यक्ष किसे चुना गया था? मौर्य मॉन्टेसरी को चुना गया। आप लोग ये याद रख लें। बाल गृह की अधीक्षक के रूप में उन्होंने भी कई प्रयोग किए।
और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। लॉम्ब्रोसे और शर्गी जैसे विचारकों के द्वारा प्रयुक्त जो शिक्षण विधियां थी उनकी भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण को वैज्ञानिक बनाने हेतु लगातार निरीक्षण और प्रयोग किए। मंदबुद्धि बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मॉन्टेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया था। मॉन्टेसरी के अनुसार जो पद्धति 6 वर्ष के मंदबुद्धि बालक के उपयुक्त थी, वही पद्धति 3 वर्ष से सामान्य बुद्धि के बालक के लिए भी उपयोगी ठहरी। अतः उन्होंने अपनी विधि का उपयोग दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए किया था। मॉन्टेसरी ने अपनी विधि के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का आप लोग नाम याद रखें, मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड उनकी प्रमुख पुस्तक थी और पूरे यूरोप में मॉन्टेसरी की विधि लोकप्रिय हो गई। 1939 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई और मॉन्टेसरी विधि के संदर्भ में अनेक व्याख्यान भी उन्होंने दिए। तो याद रखें, कब आई थी भारत में मॉन्टेसरी विधि? 1939 ईस्वी के अंतर्गत। उन्हें आमंत्रित किसने किया था? मॉन्टेसरी साहिबा को थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया था। तब जाकर के भारत में मॉन्टेसरी विधि का आगमन हुआ। आगे उनके जीवन परिचय में देखिए, मद्रास में मॉन्टेसरी संघ की उन्होंने शाखा स्थापित की और अहमदाबाद में बड़ी संख्या में अध्यापकों को मॉन्टेसरी पद्धति का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उन्होंने दी थी। वे इंडियन ट्रेनिंग कोर्स इंस्टीट्यूट एवं ODR की निर्देशिका भी रही थी। इस तरह से उन्होंने न केवल यूरोप में बल्कि भारत में भी मॉन्टेसरी पद्धति को लोकप्रिय बनाया। वस्तुतः संपूर्ण विश्व में शिशु शिक्षा के क्षेत्र में मॉन्टेसरी के प्रयोगों ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वे लगातार शिशु शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रही और अंत में 1952 ईस्वी में उस महान अध्यापिका का स्वर्गवास हो गया। तो याद रखें आप लोग, उनकी मृत्यु कब हुई? 1952 ईस्वी के अंतर्गत, और मैंने आपको जन्म भी बता दिया। अब बात करते हैं इस मौर्य मॉन्टेसरी जो पद्धति है उसका विकास किस तरीके से हुआ। देखिएगा, आवास स्थिति के संदर्भ में सामाजिक प्रयोग के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विकसित की गई शिक्षा विधि का सामान्य बच्चों के संदर्भ में उपयोग मॉन्टेसरी पद्धति के जन्म के कारण माना जाता है। भाई, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी और मानसिक स्थिति से जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनके लिए ये मॉन्टेसरी पद्धति सबसे ज़्यादा उपयोगी रही। रोम के निर्धनतम परिवारों के आवास से संबंधित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग बनाया गया। याद रखें, उन्होंने कौन सा बनाया? एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग। इसने आवासीय क्वार्टरों को तो पुनर्निर्मित किया, पर स्कूल नहीं जाने वाले जो योग्य बच्चे हैं छोटे, उनकी समस्या बनी रही थी। यहाँ पर उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए ये एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग बनाई गई। ये दिन में जो भवन थे उनको गंदा करते रहते थे। इस समस्या के समाधान हेतु रोम के एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग के डायरेक्टर जनरल के मन में विचार आया कि एक बड़े हॉल में 3 से 7 वर्ष के चाल में रहने वाले सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाए। ये जो 3 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इस हॉल के अंतर्गत रखा जाए, छोटे बच्चों को नहीं रखा जाए, और उनके लिए खेल तथा कार्य की व्यवस्था किसी अध्यापिका की देखरेख में की जाए जो उसी आवासीय परिसर में अपने अपार्टमेंट में रहे। इस तरह से हाउस ऑफ चाइल्डहुड के नाम से आवासीय परिसर में एक विद्यालय की स्थापना भी की गई। हाउस ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल गृह की
स्थापना की गई। आगे है हाउस ऑफ चाइल्डहुड का उद्देश्य। ऐसे बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख करना है जिनके अभिभावक अपने दैनिक कार्य या व्यवसाय के कारण बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। आवासीय परिसर में रहने वाले 3 से 7 वर्ष के बच्चों को अर्ह माना जाता था। अर्ह माना गया यानी कि वो शिक्षा से वंचित थे, आवारा माना जाता था उनको, क्योंकि उनके माता पिता उनकी देखभाल नहीं करते थे। कोई शुल्क नहीं लगना था, पर तय समय पर बच्चों को साफ सुथरे वस्त्रों में पहुंचाना और डायरेक्ट्रेस के प्रति सम्मान तथा अपनी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना इस हाउस ऑफ चाइल्डहुड का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार सामाजिक आवश्यकता ने शिक्षा के लिए एक नए अभिकरण को जन्म दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि गरीब बच्चों के लिए शुरू की गई व्यवस्था और अमीर बच्चों के लिए सीमित हो जाए। या गरीब के लिए अगर ये बच्ची व्यवस्था एक अमीर बच्चे की तरह हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1906 ईस्वी के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ रोमन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड बिल्डिंग ने शिशु विद्यालय के संचालन का दायित्व मारिया मॉन्टेसरी को सौंपा, जिन्होंने अपने पूर्व के अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर अपनी इस विधि का विकास किया। चिकित्सा शास्त्र में स्नातक होने के नाते उन पर मानसिक रूप से विकलांग और दोषपूर्ण बच्चों के प्रशिक्षण का दायित्व भी सौंपा गया। इस कार्य में मॉन्टेसरी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इस तरह के बच्चों के काफ़ी जो बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाया और अपने आयु वर्ग के सामान्य बच्चों के साथ परीक्षा में बैठकर सफल भी हुए। तो ये उनका उद्देश्य था। इस प्रभावशाली सफलता का कारण मॉन्टेसरी के अनुसार बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण विधि थी, जिसके द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया गया था। और मारिया मॉन्टेसरी ने निष्कर्ष निकाला कि अगर इस श्रेष्ठ विधि का उपयोग सामान्य बालकों की शिक्षा हेतु किया जाए तो परिणाम और भी आश्चर्यजनक होंगे। अब बात करते हैं मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इस पद्धति के कौन कौन से सिद्धांत थे? मारिया मॉन्टेसरी ने पहले मानसिक रूप से कमजोर या विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें बाद में एक सामान्य शिशुओं पर भी शिक्षा में लागू किया गया था। पहला हमारा आता है सिद्धांत, कौन सा है? स्वतंत्रता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया, जरा देखिएगा। अभी वीडियो हमारा बहुत कुछ रह रहा है, ठीक है, अभी वीडियो हमारा बहुत कुछ रह रहा है, आप लोग पूरा देखिएगा, समझ में आएगा मॉन्टेसरी विधि क्या चीज़ है। तो इसमें पहला सिद्धांत था स्वतंत्रता का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है, दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाकलापों में बच्चों को स्वतंत्र बनाना और मानसिक मस्तिष्क का अल्प विकास होता है। अतः बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में जो खराब अंग और इंद्रियों की कमी है, उनको पूरा करने के लिए दूसरे इंद्रियों के प्रयोग का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए स्पर्श की शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। स्पर्श को मारिया मॉन्टेसरी अत्यधिक महत्वपूर्ण व मूल मानती थी। इसका विकास प्रारंभिक वर्षों में बहुत अधिक किया जा सकता था। तो ये हमारा पहला सिद्धांत होता है स्वतंत्रता का। उसके बाद दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, कौन सा है? मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो एडवर्ड सेंगोइन, जिनका प्रभाव मॉन्टेसरी पर पड़ा, उन्होंने कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों के प्रशिक्षण को शारीरिक विधि कहा कि भाई इनका जो प्रशिक्षण है वो शारीरिक विधि के अंतर्गत आता है। पर मॉन्टेसरी के द्वारा की गई प्रगति को देखते हुए इसे मनोवैज्ञानिक विधि का नाम दिया गया। ठीक है, तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे मानसिक विकास के स्तर और उसकी रुचि पर निर्भर करते हैं, न कि पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं पर और न ही अध्यापक की कार्य योजना पर। मॉन्टेसरी ने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य है कि बच्चों के जीवन से सामान्य विस्तार हेतु दी गई क्रियाशील सहायता क्या कहलाती है?
शिक्षा। शैक्षिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पल तब आता है जब बच्चे के मस्तिष्क में आवश्यकता की जागरूकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चे द्वारा विकास की आवश्यकता को महसूस किए जाने पर उन्हें कार्य या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अगर कोई बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता या कोई चीज़ नहीं समझ पाता तो अध्यापक को उसे दोहराने के बजाय ये मानना चाहिए कि कार्य समय से पूर्व दे दिया गया है। जब बच्चा इसकी आवश्यकता दिखाए तो पुनः वह कार्य उसे दे देना चाहिए। किसी कार्य के लिए समय सारणी को ध्यान में रखने की जगह बच्चे की रुचि और सीखने की इच्छा को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति में एक ही कार्य पर बच्चे कई दिन लगा सकते हैं। अगला सिद्धांत उन्होंने दिया था स्वयं शिक्षा का सिद्धांत। तो स्वयं शिक्षा का सिद्धांत क्या है देखिएगा आप लोग। उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया यदि मॉन्टेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं होता, छात्र का कार्य ज्ञान में कुशल हो जाने का भाव सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसका अपना स्वयं का विकास सही और एकमात्र प्रसन्नता या उपलब्धि है। मॉन्टेसरी के अनुसार सुधार वस्तुओं से आता है न कि अध्यापकों से। शिशु सदन में अनुशासन एवं स्थिरता बनाए रखने वाली एवं लगातार व्याख्यान देने वाली पुरानी अध्यापिकाओं की जगह शैक्षिक वस्तुएं ले ली हैं जिनमें गलतियों को नियंत्रण करने की अंतर्निहित क्षमता होती है और स्वतंत्रता एवं स्वशिक्षा संभव होती है। तो ये स्वशिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला सिद्धांत बताया उन्होंने आत्म अनुशासन का सिद्धांत। आत्म अनुशासन का सिद्धांत जिसके अंतर्गत बताया कि मनोवैज्ञानिक पद्धति में बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता जिसमें वह अपनी प्रकृति के विकास के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होता है। ये क्या होती है? स्वतंत्रता। बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। जिसने भी मॉन्टेसरी विद्यालय खोला या देखा है वहाँ के अनुशासन से अत्यधिक वो प्रभावित हुए। 40 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 से 7 वर्ष की थी, प्रत्येक अपने अपने वर्ग में कार्य में लगा हुआ है, यानी उनको लगा दिया गया। कोई इंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा तो कोई अंकगणित की समस्याओं में लगा, कोई अक्षर ज्ञान को संभाल रहा है तो कोई चित्र बना रहा है, कोई लकड़ी के टुकड़ों में कपड़े को बांध और खोल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कुछ लोग टेबल पर बैठे हैं, कुछ लोग दरी के नीचे बैठे हैं। कुछ लोगों के लिए यह लाइसेंस लग सकता है, पर यह स्वतंत्रता की समय समय पर पुनर्खोज करने का शिक्षा शास्त्रियों का तरीका था। ये आत्म अनुशासन का सिद्धांत कहता है। उसके बाद अगला सिद्धांत बताया उन्होंने व्यक्तिक विकास का सिद्धांत। व्यक्तिक विकास का सिद्धांत जिसमें बताया कि फ्रोबेल की तरह ही मॉन्टेसरी का मानना है कि शिक्षा वस्तुतः व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों की प्रकृति का विकास की प्रक्रिया है, प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया। भविष्य की क्षमताओं के बीज बच्चे के जन्म के समय से उपस्थित रहते हैं। अध्यापिका या डायरेक्ट्रेस का कार्य है कि जन्म के समय उपस्थित शक्तियों के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। अध्यापिका को उन्हें क्या नाम दिया, आप लोग याद रखें, अध्यापिका को उन्होंने क्या नाम दिया? डायरेक्ट्रेस के नाम से कहा जाने लगा। उसके बाद अगली पॉइंट आता है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा। तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा कैसे हुई देखिएगा। मॉन्टेसरी ने शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर अत्यधिक जोर दिया और उनका कहना है कि मानव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अगर इंद्रियों के विकास अवरुद्ध हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होगा, यानी असंभव है। अतः ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ये ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के अंतर्गत बताया। उनके अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों की इंद्रिय विशेष रूप से क्रियाशील रहती हैं, अतः इसके विकास पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। अब उन्होंने इस प्रशिक्षण के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया, पहला देखिएगा आप लोग। पहला दिया उन्होंने कर्मेंद्रियों पर शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा कैसे देना चाहिए देखिए। मारिया मॉन्टेसरी कर्मेंद्रियों की शिक्षा को मानव शिशु के लिए आवश्यक मानती हैं और शरीर के सभी अंगों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को अंगों के सही संचालन की शिक्षा दी जाए।
अतः अंग संचालन हेतु मांसपेशियों पर नियंत्रण से खेलना कूदना, पढ़ना लिखना आदि क्रिया सफल हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने खेलों के माध्यम से भी शिक्षा दी। मॉन्टेसरी ने शिक्षा को बालक या बालिका की रुचि और क्षमता के अनुरूप देने के लिए जोर दिया गया था। बालक की खेल में अत्यधिक रुचि स्वाभाविक होती है, अतः प्रारंभ में खेल के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए और शिशु को विभिन्न तरह के शैक्षिक यंत्र भी दिए जाने चाहिए। इससे वह खेलते खेलते वर्णमाला, गणित और भाषा आदि जैसी विषयों को सीख जाता है। अब बात करते हैं मारिया मॉन्टेसरी विधि का क्रियान्वयन किया गया, तो वो किस तरीके से किया गया देखिए। मॉन्टेसरी ने 3 तरह के बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। पहला दिया व्यावहारिक जीवन के अभ्यास या कार्य, दूसरा दिया इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण के कार्य और तीसरा दिया शिक्षा से संबंधित कार्य। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखें। व्यावहारिक जीवन के अभ्यास या कार्य, दूसरा ज्ञान इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण के कार्य और तीसरा है शिक्षा से संबंधित कार्य। ये 3 तरह के बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव मॉन्टेसरी ने दिया। अब व्यावहारिक जीवन के कार्यों का अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए, तो देखिए कमज़ोर दिमाग के जो बच्चे होते हैं उनको संभालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः स्वतंत्रता में प्रशिक्षण है। स्वतंत्रता के लिए सामान्य कार्य करें, दूसरों के कहने की आवश्यकता न पड़े। हाउस ऑफ चाइल्डहुड में बच्चे अपना हाथ धोना सीखते, नाखूनों को साफ करना सीखते, दांतों को ब्रश करना सीखते, कपड़ों को पहनना सीखते और बदलना सीखता। कपड़े पहनना और बदलना। चाइल्डहुड हाउस के सारे फर्नीचर ऐसे होते हैं कि जिससे बच्चे स्वयं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी। आगे बताया कि कुछ जिम्नास्टिक अभ्यास भी मॉन्टेसरी ने विकसित किए ताकि समन्वित गति उन बच्चों के अंतर्गत आ सके, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए वयस्कों के व्यायाम का विरोध किया। व्यायाम आयु के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण की बात करें कि लिटिल राउंड स्टेयर, इससे बच्चा सही ढंग से सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना सीखता है, जबकि सामान्य घरों की जो सीढ़ियां हैं वो केवल बड़ों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसका विरोध किया पूरी तरीके से। उसके बाद उन्होंने बताया इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण कार्य के बारे में। तो इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण के लिए मॉन्टेसरी प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों के परीक्षणों और उपकरणों पर निर्भर करती है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा इंद्रिय प्रशिक्षण में आधारभूत भिन्नता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगों के द्वारा इंद्रिय या संवेदी शक्ति का मापन करना चाहता है, जबकि मॉन्टेसरी शक्ति का मापन करने के बजाय संवेदी शक्ति के विकास को चाहती है। तो इनमें अंतर समझ लें आप लोग। सामान्य बच्चे उन अभ्यासों को दोहराने की आनंद में अनुभूति करते हैं जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। भाई बच्चे जो होंगे उस अभ्यास को बार बार दोहराने में आनंद की अनुभूति करते हैं जिनको वो सफलतापूर्वक कर लेता है। कमज़ोर मस्तिष्क के बच्चे जिस कार्य को एक बार पूरा कर लेते हैं उसे दोबारा करने की इच्छा नहीं दिखाते। अल्प बुद्धि वाले बच्चों की गलती को सुधरवाना पड़ता है, जबकि सामान्य बच्चे अपनी गलतियों को स्वयं सुधार जाते हैं या सुधारना चाहते हैं। वे शैक्षिक वस्तु को अल्प बुद्धि के बच्चे के संदर्भ में शिक्षा को संभव बनाता है, सामान्य बच्चों के संदर्भ में स्वशिक्षा को बढ़ावा भी देता है। इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण में मॉन्टेसरी भी रूसों की तरह एक मनोवैज्ञानिक है रूसो, तो उसकी तरह इंद्रियों को अलग अलग करने पर बल देती है और यह शारीरिक विकलांग बच्चों की शिक्षा पर आधारित है। जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों की स्पर्श शक्ति काफ़ी संवेदनशील सी हो जाती है और स्पर्श की शक्ति के विकास के लिए बच्चों को मॉन्टेसरी विद्यालयों में आंख बांध करके क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रवण शक्ति का अभ्यास न केवल शांत वातावरण में वरन अंधेरे में भी किया जा सकता है। इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण के आकर के अनुभव या ज्ञान के लिए बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े केवल ऊंचाई में अंतर, चौड़ाई में अंतर या दोनों में अंतर के साथ रखे जाते हैं।
इस तरह से ब्लॉक या कुंदा जिसके आकार में लगातार अंतर हो, छड़ या रॉड अलग अलग लंबाई की हो, रेखा गणित या आकार की समझ की हो, के लिए लोहे या लकड़ी के बने हुए या कागज पर बनाए जाते हैं कुछ चित्र। रेखागणित आकृति उन्हें दी जा सकती है। वजन की समझ के लिए लकड़ी के समान आकार पर भिन्न भिन्न वजन की उन्हें लकड़ियां दी जाती हैं। स्पर्श की समझ के लिए एक अत्यंत ही चिकना धरातल और खुरदरा धरातल। ताप की समझ के लिए एक छोटे छोटे कटोरे धातु के और ढक्कन सहित उन्हें दिए जाते हैं। श्रवण शक्ति के लिए भिन्न भिन्न बेलनाकार ध्वनि बॉक्स भिन्न भिन्न वस्तुओं वाले हो सकते हैं। और रंग के ज्ञान के लिए उन्हें रंग में रंगे ऊन दिए जाते हैं ताकि वो रंग का पता लगा सके। इस तरीके से उन्हें शिक्षा दी जाती थी जो बच्चे अंधे होते थे। शिक्षण विधि को रंगों की भिन्नता के संदर्भ में समझा जा सकता है जो मोंटेसरी के सैगविन से ग्रहण किया गया था। और इसके 3 पद हैं, आप लोग ये तीनों पद याद रखें। देखिएगा, पहला पद क्या कहता है कि रंग के नाम के साथ संवेदी समझ को जोड़ना। जैसे अध्यापिका पहले 2 रंगों को दिखाती है, लाल और नीला। लाल को दिखाते समय कहेगी यह लाल रंग है और नीला दिखाते समय कहेगी यह नीला रंग है। दूसरे पद में या सोपान में बच्चा रंग पहचानने लगेगा, मुझे लाल रंग दो, मुझे नीला रंग दो। और तीसरे पद में वस्तु से जुड़े रंग को वो याद रख लेगा। अध्यापिका कहेगी भाई ये क्या है, कौन सा रंग है, तो बच्चा कहेगा या तो लाल होगा या फिर नीला रंग होगा। तो इस तरीके से वो रंग की पहचान कर लेते हैं। कौन से बच्चे? अंधे बच्चे जो होते हैं, नेत्रहीन बच्चे होते हैं, स्पर्श इंद्रियों का ज़्यादा ज्ञान करते हैं। इसी तरह का प्रशिक्षण स्पर्श, श्रवण, वजन और तापक्रम में अंतर करने की क्षमता के विकास के लिए दिया जा सकता है। इनमें बच्चों की आंख बंद करके दी जाती है। उन्हें बंद रखने को कहा जाता है और उन्हें यह समझा जाता है कि वे अंतर को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ठोस आकृति की बात करते हैं तो देखिए ठोस आकृतियों को कैसे पहचाना जाएगा। जिनमें बच्चे का पूर्ण नियंत्रण था, उसके उपरांत अब दृष्टि पर आधारित आकार की समझ पर आता है। वह अब लकड़ी की आकृति को नीले कागज पर बने आउटलाइन में सजाते हैं और बाद में चित्र भी नीले कागज का आउटलाइन होता है। अंततः वह लकड़ी के टुकड़ों को केवल रेखा द्वारा खींचे चित्रों पर डालते हैं। तो इस तरीके से उन्हें लकड़ी का अभ्यास होता है। इस प्रकार वह वास्तविक से सूक्ष्म और ठोस वस्तु से चित्रों को, जो केवल रेखाओं द्वारा बना होता है, जिसे देख करके समझा जाता है, तो उस स्थिति तक बच्चा पहुंच जाता है। इस तरह से कई चित्रों जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि का उन्हें ज्ञान होता है। और जब बच्चा द्वारा आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसका नाम बता दिया जाता है। आकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, अतः कहा जा सकता है कि रेखा गणित की उन्हें पढ़ाई नहीं की जा रही है। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यदि आपने इसको पढ़ा पूरी तरीके से ढंग से पढ़ा तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम्पल के साथ में पूरी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और अगले पॉइंट की बात करते हम मॉन्टेसरी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण कौन कौन से हैं, ज़रा उन पर भी हम अपनी नज़र डालते हैं एक बार। तो उन्होंने कौन कौन से उपकरण काम में लिए। सबसे पहले लिया अपना छिद्र वाला तख्ता। छिद्र वाले तख्ते के अंतर्गत बताया कि एक बक्से के भीतर के तल में अलग अलग आकार के छिद्र बने होते हैं और बक्से में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकार के गुटके भी होते हैं। बालक गुटकों को छिद्रों में बैठाने की कोशिश करता है। तो ये इस तरीके छिद्रों वाला तख्ता लिया गया। उसके बाद में दूसरा उपकरण उपयोग में लिया गया था सिलेंडर या बेलनाकार वस्तु। कई छोटे छोटे या छोटे बड़े सिलेंडर भी होते हैं। शिशु इनके क्रम को सजाता है और क्रम को सजाना सीख लेता है। उसके बाद तीसरी आकृति का उपयोग किया गया था घन जैसी आकृतियाँ। तो विभिन्न आकार के अनेक घन होते हैं और बच्चे खेल खेल में उनको सजाते हैं और कई प्रकार के आकार भी बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार की रंगों की टिकिया भी उन्होंने उपयोग में की थी, जिसमें बच्चे रंगों की पहचान करना सीख जाते हैं। अब शिक्षा से संबंधित कार्य उन्होंने क्या बताए थे देखिएगा।
शिक्षा से संबंधित कार्य कौन कौन से करने चाहिए और उन्होंने कौन कौन से सबसे पहले प्रयोग में लिए। तो मॉन्टेसरी विधि में लिखना पहले और पढ़ना बाद में सिखाया जाता है। भाई पहले बच्चा क्या करेगा, लिखेगा, उसके बाद में पढ़ाया जाएगा। किसमें? मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत। उनके अनुसार पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है, जबकि लिखने में केवल अनुकरण की ज़रूरत होती है, जो बच्चों के लिए आसान है। लिखना सीखने में 3 क्रियाएं कराई जाती हैं। अब वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। पहली होती है कलम को पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है, लेखनी को पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है, पेन को पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है। दूसरे में अक्षर का स्वरूप को समझाना, अक्षर को स्वरूप को समझना बच्चा सीखता है। उसके बाद तीसरे पद में अक्षरों में भेद करने में सक्षम उन्हें कराया जाता है कि भाई सबसे पहले बच्चा कलम को पकड़ेगा, उसके बाद अक्षर के स्वरूप को पहचानेगा और उसके बाद अक्षरों में भेद करना सीख लेगा। लिखना सीखने के बाद वो पढ़ना सिखाया जाता है और इसमें लिखी हुई परिचित वस्तुओं का वाचन भी कराया जाता है। जब बालक शब्द की ध्वनि का उच्चारण करने लग जाएगा सही तरीके से, तब उसे पूरे शब्द की कई बार आवृत्ति कराई जाती है, यानी उसका दोहरान कराया जाता है, बार बार लिखवाया जाता है, उससे रिपीट करवाया जाता है। मॉन्टेसरी के अनुसार मांसपेशीय समझ शेष अवस्था में बड़ी आसानी से विकसित हो जाती है। ये वो मानती थी कि शेष अवस्था के अंतर्गत बच्चे जल्दी लिखना सीख जाते हैं और यह बच्चों में लेखन की क्षमता के विकास को अत्यधिक आसान भी कर देता है। क्या? लेखना। जबकि पढ़ने में और अधिक भिन्न भिन्न बौद्धिक विकास होने चाहिए। भाई पढ़ने में तो और भी अधिक बौद्धिक विकास बच्चों के लिए चाहिए, लेकिन लिखने में केवल अनुकरण होता है। तो बौद्धिक विकास पढ़ने में अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि इसमें संकेतों की व्याख्या होती है। भिन्न भिन्न स्वरों और वर्णों के उच्चारण में आवाज़ में परिवर्तन करना पड़ता है, ताकि बच्चे शब्द को समझ सकें और सब बच्चों को शब्दों को समझा सकें। पढ़ना अधिक उच्च स्तरीय मानसिक कार्य है। लिखने में बच्चे आवाज़ को कुछ चिन्हों में बदलता है और कुछ गति करता है। यह आसान कार्य है, अतः बच्चे को आनंद भी आता है। भाई लिखना बहुत सरल है, जबकि पढ़ना कठिन है। वो मॉन्टेसरी मानती थी ऐसा। लिखने की विधि का विकास मॉन्टेसरी ने एक कमज़ोर बालिका के द्वारा सीना सिखाने के अनुभव से किया था। इसकी तैयारी के लिए शुरुआती गतिविधि या तैयारी आवश्यक है और वास्तविक कार्य बाद में होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार प्रारंभिक तैयारी के अभ्यास प्रथम लिखित शब्द के मध्य 4 वर्ष के बच्चे के लिए 1 से 1.5 महीने तथा 5 वर्ष के बच्चों के लिए और कम 1 महीना लगता है। तो क्या बताया उन्होंने कि जब बच्चा पहला शब्द लिखेगा तो 4 वर्ष के बच्चे के लिए कितना लगेगा? 1 से 1.5 महीना। जबकि 5 बच्चा जब हो जाएगा 5 वर्ष का, तो उसके लिए और भी कम समय का लगेगा, लगभग 1 महीने का। और 3 महीनों में बच्चे क्या हो जाते हैं? कुशल, पूर्ण तरीके से लिखना सीख जाते हैं। लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत में 15 दिन लगते हैं। प्रारंभ में बच्चा 15 दिन में लगभग कलम पकड़ना और लिखना सीखता है। मॉन्टेसरी विधि के अनुसार सामान्य बच्चा 4 वर्ष की उम्र में लिखना और 5 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू कर देता है। अब देखिएगा उन्हें अध्यापिका की योग्यता किस तरीके से मिली, जिसको हम डायरेक्ट्रेस के नाम से जानते हैं। मॉन्टेसरी विधि में शिक्षण कार्य करने के लिए बाल मनोविज्ञान का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, जिसे प्रयोगशाला पद्धति, वैज्ञानिक संस्कृति, प्रयोगवादी मनोविज्ञान का ज्ञान हो, तो वही सफल अध्यापिका के नाम से जानी जाएगी। भाई सफल अध्यापिका कब कहलाएगा? कोई भी सफल अध्यापक कब कहलाएगा? जब वो प्रयोग करेगा, प्रयोगशाला पद्धति का उपयोग करेगा, वैज्ञानिक संस्कृति का उपयोग करेगा और प्रयोगवादी मनोविज्ञान का पूर्ण तरीके से ज्ञान रखेगा, तो ही वो एक सफल अध्यापिका या अध्यापक कहलाएगा। अध्यापक प्रशिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जाने कि कौन अध्यापक, भाई सफल अध्यापक कब कहलाएगा और एक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा उसका,
कि वो अध्यापक ये जान ले कि कब बच्चे की गतिविधि में हस्तक्षेप करे और अधिक महत्वपूर्ण कि वह कब हस्तक्षेप करने से रुके। भाई हस्तक्षेप कब करेगा और कब हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। मॉन्टेसरी ने टीचर की जगह पर किस शब्द का उपयोग किया था? डायरेक्ट्रेस की उपाधि का प्रयोग किया था। तो आप लोग ये शब्द आप लोग याद रखें, इस विधि में ही उपयोग किया गया था, डायरेक्ट्रेस, जो अध्यापिका को कहते हैं। रस्क के अनुसार क्या कहा गया कि मॉन्टेसरी की प्रसिद्धि शिक्षा के क्षेत्र में संवेदी या इंद्रिय प्रशिक्षण के कारण है। संभवतः उन्होंने इसको कुछ अधिक ही महत्व दिया। किन्होंने? रस्क साहब ने। संवेदी प्रशिक्षण में स्थायी महत्व का वस्तु है। स्थायी महत्व किसका है? वस्तु का। व्यावहारिक व्यायाम का है। शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित सहयोगी हाउस ऑफ चाइल्डहुड जैसी सामाजिक संस्था का विकास किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था इंडिविजुअल, यानी पूरी तरीके से बच्चा विशेष पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, उसको बोलता हम इंडिविजुअलिटी, जो कि मनोवैज्ञानिक विधि के प्रयोग के कारण हुई। बच्चा विशेष पर व्यक्तिगत ध्यान देने की मॉन्टेसरी की पद्धति आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यह भविष्य के विद्यालय का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी साबित हुई। बात करते हैं मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताओं की, तो उसकी विशेषता काफ़ी हैं, निम्न विशेषताएं हैं। देखिएगा, पहली विशेषता है मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है और मॉन्टेसरी ने निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर इस पद्धति का विकास किया। रूसो, पेस्टोलॉजी तथा फ्रॉवेल की भांति मॉन्टेसरी भी विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करती हैं और इनके अनुसार स्वतंत्र वातावरण में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। मॉन्टेसरी की पद्धति वैयक्तिक भी थी। तीसरी विशेषता में बताया कि मॉन्टेसरी के द्वारा प्रस्तावित ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूलन होना चाहिए। अगली विशेषता है कि मॉन्टेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना और पढ़ना सिखाने की विधियां सर्वथा नवीन हैं और प्रथम बार किसी शिक्षा शास्त्री से लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अध्यापिका उनके कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए अनुशासन की कोई समस्या नहीं रह पाती। और अगली विशेषता है अंतिम, इस प्रणाली में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके डिफेक्ट क्या हैं, इसके दोष क्या हैं मॉन्टेसरी पद्धति के। देखिएगा, एक बार नजर डालिएगा। मॉन्टेसरी का बच्चों का स्वयं सीखने का सिद्धांत उत्तम है। तो वो प्रयोजना विधि के अंतर्गत आता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, तो वो प्रयोजना विधि ज़्यादा बच्चों के लिए उपयुक्त मानती है। इसलिए मॉन्टेसरी विधि का सबसे ये उत्तम किस्म की सीमाएं हैं, यानी कि मॉन्टेसरी का बच्चों का स्वयं सीखने का सिद्धांत उत्तम है, ये मॉन्टेसरी विधि खुद मानती है। पर इसे सभी विषयों पर लागू नहीं किया जा सकता, साथ ही यह बहुत अधिक समय भी लेती है। उनका इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत पुरानी पद्धति पर आधारित है। एक बार में ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तीसरी सीमा है कि भिन्न भिन्न विषयों को समन्वित करने पढ़ने का आयोजन बाल गृहों पर बहुत अधिक व्यय होता है। भैया, उनको जब भी बच्चों को अलग अलग विषयों को पढ़ाएंगे तो बाल गृह में बहुत अधिक खर्चा आता है। इसे अविकसित और विकासशील देशों में सभी बच्चों के लिए लागू कर पाना संभव नहीं है। इस प्रणाली में कल्पनात्मक खेलों की उपेक्षा की जाती है। खेल खेल के लिए हो तभी वह खेल होगा, अन्यथा कार्य हो जाएगा। ये खेल खेल विधि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अगली लिमिट से है कि प्रयोजनावादी शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक ने इस पद्धति का मूल्यांकन करते हुए कहा कि इनमें बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत जोर दिया जाता है, पर उसके सामाजिक पक्ष के विकास की यहाँ पर उपेक्षा की जाती है। ऐसा विकास एकांकी विकास कहलाता है। और छठवीं है अपनी विशेष कि रॉश के अनुसार मॉन्टेसरी पर सामाजिक दायित्व
एवं विनम्र व्यवहार के प्रति लापरवाह होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वे अपने डायरेक्ट्रेस को सुझाव देती हैं। वे उस हद तक हस्तक्षेप करें कि विद्यालय असामाजिक व्यवहारों को हतोत्साहित करे और दोषियों को समुदाय कार्य में अस्थायी तौर पर भाग लेने से रोक दें। भाई यहाँ पर जो सामुदायिक कार्य के लिए हस्तक्षेप करता है और नुकसान पहुँचाता है, उनको उसमें भाग लेने से रोके। इस तरह से यहाँ अध्यापिका के उत्तरदायित्व को स्वीकारा गया, लेकिन यह कार्य उन्हें अपने को पृष्ठभूमि में रखते हुए विद्यालय के वातावरण के द्वारा पूरा करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्यालय के वातावरण के निर्माण में अध्यापिका की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अध्यापिका चाहे जितना भी पृष्ठभूमि में रहे, उसके प्रभाव एवं निर्देशन में विद्यालय की व्यवस्था चलती है। वस्तुतः मॉन्टेसरी सावधानी से नियोजित वातावरण के द्वारा विद्यार्थियों को यह प्रभावित करना चाहती थी। तो दोस्तों, आपने इस मॉन्टेसरी विधि का पूरी तरीके से आज अध्ययन किया, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए तहे दिल से बार बार धन्यवाद देता है, बहुत बहुत थैंक्स देता है, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन हर बार मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और याद रखिएगा, आपको 5 जून से यानी आज रात 9 बजे आपकी एक लाइव क्लास होगी, जिसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट 1 महीने तक चलेगा। आपको 30 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और उनका आप लोग लाभ उठाइएगा। प्रत्येक मॉडल पेपर के अंतर्गत 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि आपको लगभग 900 प्रश्न मैं शिक्षा मनोविज्ञान के 1000 प्रश्न के आसपास लेकर आऊँगा। वैसे तो हमारी ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, लेकिन इस महीने के लिए आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।